क्लास। देखिए हमने चैप्टर में स्टार्ट किया था फाइलम प्रोटोजोआ, और फाइलम प्रोटोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक्स हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हम इस पे टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। अब हमने फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़े थे, जिसमें से हमने यूनिसेलुलर पढ़ा था, वो सब आपको पता है। फिर हमने हीटरोट्रॉफ्स पढ़े थे, ये भी आपको पता है। फिर हम न्यूक्लियस पे आ गए थे, और हमने कहा था कि कुछ के पास एक न्यूक्लियस होता है, कुछ के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अभी हमें डिस्कस भी कर लेंगे डिटेल में। एग्जिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि मोस्टली इक्विटिक है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हैबिटेट और एग्जिस्टेंस में हमने ये पढ़ा था कि वो तो सिंगल फॉर्म में भी रह सकते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकते हैं। सॉलिटरी का मतलब हम पढ़ चुके थे कि वो सिंगल फॉर्म है। हैबिटेट में हमने पढ़ा था कि इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मीठे पानी में भी पाए जाते हैं, खारे पानी में भी पाए जाते हैं, और इसके दरमियाने पानी में भी पाए जाते हैं, जिसे हम ब्रैकिश वाटर कह रहे थे। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। फिर उसके बाद हम आ गए थे प्रोटोप्लाज्म पे। प्रोटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया था कि सेल का जो भी लिविंग मटेरियल होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। जो कुछ न्यूक्लियस के करीब होता है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, और जो कुछ सेल के कॉर्नर पे होता है उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा पहला लेक्चर था ऑलमोस्ट। रिप्रोडक्शन में सिंपल सेल डिवीजन भी हो सकती है, सेक्सुअल मेथड भी हो सकता है, सब आपको पता है, सब हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में हमने पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं और इन्हें लाजमी कोई ना कोई चाहिए होता है, इसे हम किसका नाम देते हैं? इसे हम पैरासाइट्स का नाम देते हैं। कुछ आपके पास एंडो पैरासाइट्स होते हैं, कुछ आपके पास एक्टो पैरासाइट्स होते हैं। अगर पैरासाइट बॉडी से बाहर है तो उसे हम एक्टो पैरासाइट कहते हैं, अगर पैरासाइट बॉडी के अंदर है तो उसे हम एंडो पैरासाइट कहते हैं। ये सब हम पढ़ चुके थे। फिर हम आ गए थे इनएक्टिविटी के ऊपर। हमने देखा था कि जब ऑर्गेनिजम्स के लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होता तो क्या होता है कि वो अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं और एक बॉल बना लेते हैं, जिसे हम किसका नाम देते हैं? स्पोर्स का। और जब अच्छी कंडीशंस आती हैं तो वो दोबारा ग्रो कर जाते हैं। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर एंड हो गया था, ठीक है। फिर हमने लोकोमोटरी ऑर्गेनील से ऑलमोस्ट दूसरा लेक्चर स्टार्ट किया था। लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स या लोकोमोटरी ऑर्गन्स वो पार्ट्स होते हैं जिनसे हम मूव करते हैं। जैसे मेरे लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होंगे? पैर, ठीक है। इसी तरह से और भी जो कुछ है उनके लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स क्या होंगे? जैसे सोडोपोडिया था, सीलिया था, फ्लैचिला था, ये सब हमने डिस्कस किया था। और सबसे पहली क्लास देखें, टोटल आपके पास क्लासेस कितनी थी? 5 थी। एक एक करके हम इसे डिस्कस कर रहे थे। टोटल इसकी स्पीशीज 30,000 होती हैं। इन 30,000 स्पीशीज को हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। बेटा आपका वॉल्यूम कम हुआ होगा, आप हैंड्स फ्री यूज करेंगी तो फिर उसमें मेरे ख्याल से वॉइस क्लियर होगी आपको। तो पहला आपके पास क्लास फ्लैजिलेटा था, ठीक है। इसके साथ हमने क्लास सार्कोडेना, क्लास इलिएटा, क्लास स्पोरोजोआ और क्लास सेक्टोरिया, इन सब के हमने नाम पढ़े थे। आज हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। पहले लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स को देख लेते हैं। सो क्लास फ्लैजिलेटा, एनिमल्स ऑफ दिस क्लास आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैजिलेट्स, ठीक है। इस क्लास के जो भी एनिमल्स थे उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिलेट्स बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। इस वजह से हम इसे फ्लैजिलेटा कहते हैं क्लास। ये सब हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने डायग्राम देखी थी कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, और ये देख रहे हैं, इसकी जो दुम नजर आ रही है, टेल नजर आ रही है, ये दैट इज फ्लैजिला। इसकी वजह से ये मूव कर रहा होता है, तो ये लोकोमोटरी ऑर्गेनील है। फिर हमने बताया था कि बॉडी के अंदर ये जो ऑर्गेनिज्म था इसे हम नाम दे रहे थे ट्राइपेनोसोमा का। सब हम डिस्कस कर चुके थे। इसे हम किसका नाम दे रहे थे? ट्राइपेनोसोमा का नाम दे रहे थे। अच्छा, और ये ट्राइपेनोसोमा हमारी बॉडी में किसके थ्रू आ सकता है? हमारी बॉडी में टीसी फ्लाई के थ्रू आ सकता है, ठीक है। टीसी फ्लाई यूजली हमारी बॉडी में मिलता नहीं है, हमारे कंट्री में नहीं मिलता। ये हमें कहाँ मिल रहा होता है? अफ्रीका में मिल रहा होता है। इसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। उसमें पेशेंट कंटिन्यूसली तकरीबन 20 घंटे 18 घंटे सोता रहता है, पूरा दिन सोता रहता है। इसकी एक और एग्जांपल थी यूग्लिना, ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे क्लास सार्कोजेना के ऊपर। क्लास सार्कोजेना में हमने पढ़ा था कि इनके पास कोई वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी ऑर्गेनील तो नहीं है, लेकिन इनके पास झूठे पाँव होते हैं, अगर आपको याद हो। और मैंने आपसे कहा था कि जब इन्हें मूव करना होता है तो इनके पाँव आ जाते हैं, और जब इन्हें मूव नहीं करना होता तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब इन्हें मूव नहीं करना होता तो क्या होता है कि इनके पाँव जो है वो चले जाते हैं। सूडोपोडिया, सूडो का मतलब मैंने आपको बताया था फॉल्स, और पोडिया का मतलब फीट। इसका मतलब जब इन्हें मूव करना है इनके पाँव होंगे, जब ये रुक जाएंगे इनके पाँव खत्म, टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ क्या है? लोकोमोशन टेक प्लेस बाय टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब वो चीज जो कि हर वक्त के लिए ना हो। फिंगर लाइक और सिलेंडर, इसके मतलब भी मैंने कल लिखे थे। फिंगर लाइक और सिलेंडर का मतलब होता है कि वो बहुत बारीक है, थिन है,
साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस का मतलब साइटोप्लाज्म से निकल रहे हैं। तो इस पूरी टर्मिनोलॉजीज को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उससे से हम किसका नाम देते हैं, सूडोपोडिया। सो साइटोप्लाज्म सेल में से कुछ बारीक बारीक से धागे निकल रहे होते हैं जो कि सिर्फ जब होते हैं जब जरूरत पड़ती है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, उसे हम सूडोपोडिया कह रहे थे। और फिर इसकी एग्जाम्पल हमने एमीबा के अंदर देखी थी। एमीबा था और मैंने आपको बताया था कि एमीबा की फैमिली के अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अगर आपको याद हो। सो एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से हमें डायजेंट्री हो रही थी। बेटा अगर नहीं आ रही तो मैं जोर से बोल देता हूँ। खैर, सो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से हमें डायजेंट्री कॉज हो रही थी। और डायजेंट्री के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके स्टूल की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए, स्टूल की फ्रिक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है, आपको लूज मोशंस हो रहे हैं। ठीक है, बता रहा हूँ बेटा, लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, आपको लूज मोशंस हो रहे हैं और इसे हम किसका नाम देते हैं, डायरिया। इंग्लिश में आप इसे लूज मोशंस कहते हैं और बायोलॉजिकल टर्म में आप इसे डायरिया कह रहे होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं लूज मोशंस के साथ साथ ब्लड भी आ रहा है तो फिर आप उसे किसका नाम दे देते हैं, डायसेंट्री का नाम दे देते हैं। इसका मतलब लूज मोशंस हैं, लूज मोशंस के साथ साथ ब्लड भी रिलीज हो रहा है बॉडी में से, जो स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो इस कंडीशन को आप नाम देते हैं डायसेंट्री का। ठीक है, तो लूज मोशंस हैं जिसे हम डायरिया कहते हैं, लेकिन लूज मोशन प्लस ब्लड इसे हम डायसेंट्री कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत कॉमन ड्रग है, फ्लैजिल के नाम से आती है, सनोफी फार्मास्यूटिकल की। सो उसके थ्रू हम इसे ट्रीट कर रहे होते हैं। खैर, और भी ड्रग्स होती हैं, फिलहाल मेनली हम इसमें ये वाली ड्रग पढ़ रहे होते हैं कि एक ड्रग है जिसे हम फ्लैजिल कहते हैं। फ्लैजिल को हम डायसेंट्री के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, डायसेंट्री में क्लियर आपको कर चुका हूं पहले ही कि लूज मोशन हैं, लूज मोशन के साथ साथ ब्लड भी आ रहा है। अगर लूज मोशन के साथ साथ ब्लड भी आएगा, कंडीशन क्या कहलाएगी, डायसेंट्री। देन उसके बाद हमने एक डायग्राम देखी थी, डायग्राम कुछ मुनासिब नहीं थी इसलिए मैंने जल्दी से स्किप कर दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ गए थे क्लास सीलिएटा पे। क्लास सीलिएटा में मैंने आपको बताया था कि इनके पास बहुत छोटे 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 बारीक बारीक हेयर्स होते हैं जिनसे ये मूव करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं और इसे हम किसका नाम देते हैं, सीलिया का। खैर, इसकी एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था पैरामीशियम, ये भी हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम आ गए थे क्लास सक्टोरिया के ऊपर। अच्छा, क्लास सक्टोरिया में हमने पढ़ा था कि जो भी आपके पास सीलिया होते हैं वो सिर्फ बचपन तक रहते हैं, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है उसके वो सीलिया खत्म होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको क्लियर हो, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब ये बिल्कुल नए नए बने होते हैं, जब ये बिल्कुल नए नए बने होते हैं तो इनके पास सीलिया होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इन्हें कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट मिल जाता है, भाई फॉर एग्जांपल ये पानी में तैर के जा रहे हैं और पानी में तैर के जाने के बाद अगर इन्हें चट्टान मिल गई, कोई पत्थर मिल गया, कोई सॉलिड चीज मिल गई, ये उससे जाके चिपक जाएंगे। और जब ये उससे जाके चिपक जाएंगे तो वहीं पे क्या होगा, ये अपने सीलिया को खो देंगे और फिर पूरी जिंदगी वहां पे चिपके रहेंगे। ठीक है, उसे हम किसका नाम दे रहे थे, क्लास सक्टोरिया का नाम दे रहे थे। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। बेटा स्क्रीन इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि आपने मेरे ख्याल से आपने ओपन ही नहीं की ये स्क्रीन। दोबारा से लॉगिन हो जाओ, शायद हो जाए। अच्छा, क्लास सक्टोरिया की हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म था उसे हम एसिनेटा का नाम दे रहे थे। ये भी हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी। यहाँ के बाद एक क्लास क्लास रह गई थी जिसे हम कह रहे थे क्लास स्पोरोजोआ। क्लास स्पोरोजोआ के पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। और ये कंप्लीटली पैरासाइट होते हैं। इनके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे डिजीज कॉज कर रहे होते हैं, जिसकी एक मेजर एग्जांपल है मलेरिया। तो यहाँ तक भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, लेक्चर 3। अच्छा, क्लास फ्लैजिलेटा। बेटा क्लास फ्लैजिलेटा में हमें इतनी बात तो पहले से ही पता है कि क्लास फ्लैजिलेटा के पास क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। आप हैंड रेस कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ही लिख दीजिए चैट के अंदर। बेटा जैसे स्क्रीन शो होते होते रुक गई है, वो दोबारा लॉगिन हो जाए, वो दोबारा ज्वाइन कर ले मीटिंग को। ठीक है, क्लास फ्लैजिलेटा में हमें इतनी बात पता है कि इनके पास फ्लैजिला होते हैं। किस लिए होते हैं, मूव करने के लिए होते हैं। अब एक एक करके हम इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं।
अच्छा देखें, पहला करेक्टर वो आपसे क्या कह रहा है, इनके पास मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, ठीक है बेटा, कर लेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, इनके पास क्या होती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। और मेम्ब्रेनस कवरिंग किस लिए होती है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसे आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मेम्ब्रेनस कवरिंग, इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, इनके सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम मेम्ब्रेनस कवरिंग कहते हैं। वो कवरिंग इनकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। अच्छा, दूसरी चीज देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बॉडी में छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जिनका काम ये होता है कि वो रेगुलेशन ऑफ वाटर कैरी होती है। देखिए, आपको पता है कि इनकी, ये पानी के अंदर रहते हैं, और अगर ये पानी के अंदर रहते हैं तो पूरा दिन इनका काम क्या होगा, पानी को एब्जॉर्ब करना, ऐसा ही है बेटा। जब इनकी पूरी बॉडी पानी के अंदर रहेगी तो इनका पूरा दिन काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करते रहना। और जब ये पूरे दिन पानी को एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो जाहिर बात है इनके अंदर वाटर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से इनकी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन रखा गया है, ऑर्गेनील रखा गया है, जिसे हम किसका नाम दे रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसलिए होते हैं ताकि अगर इनकी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल बढ़ जाए तो ये क्या करते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं। और मेम्ब्रेनस कवरिंग इनकी बॉडी में इसलिए होती है ताकि इन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। तो मेरे ख्याल से तो इस पॉइंट में आपको कोई इशू नहीं होगा। सर एक बार रिपीट, अच्छा देखें, मैंने आपसे कहा कि इनके पास मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। मेम्ब्रेनस कवरिंग क्या होती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग इनके सेल के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है। जैसे आप कॉपीज पे कवर चढ़ाते हैं ना, इनके सेल के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है, उस कवर को हम मेम्ब्रेनस कवरिंग कहते हैं, ठीक है। वो इसलिए होती है ताकि इन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। सेकंड, इनकी बॉडी के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम ये होता है कि ये वाटर को रेगुलेट करती हैं, वाटर को मेंटेन करती हैं बॉडी के अंदर, कि वाटर बॉडी में कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। जाहिर बात है अगर बॉडी के अंदर वाटर का लेवल ज्यादा हो गया तो जाहिर है वो इनके लिए मसला है। मैंने आपको बताया था कि सेल स्वेल होगा, स्वेल होने के बाद वो बस्ट हो जाएगा तो पैरामीशियम की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। तो जाहिर बात है इनकी बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल्स तो होनी ही चाहिए। बेटा, अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स ना हो, क्वेश्चन यही है आपका, अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स ना हो तो फिर होता ये है कि बॉडी वाटर रेगुलेट नहीं करती और फिर कंटिन्यूसली सेल पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है, चूसता रहता है। जब वो सेल पानी को एब्जॉर्ब करता रहेगा, सेल फूलना शुरू हो जाएगा, और सेल फूलने के बाद फट जाएगा, तो पैरामीशियम यूग्लिना फटना शुरू हो जाएंगे एक एक करके। इशाल, आपको जो भी पूछना है आप चैट में लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। सेकंड वो आपसे कह रहा है फोटोसिंथेटिक। ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। बेटा, फोटोसिंथेटिक के मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फोटोसिंथेटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद तैयार करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जी बेटा, इशाल बिल्कुल ये होना जरूरी है, यही तो मैंने आपको बताया, अगर ये नहीं होंगे तो सेल में पानी भरता रहेगा और सेल फट जाएगा। खैर, ये क्या होते हैं आपके पास, फोटोसिंथेटिक होते हैं और दे आर मच एज लाइक प्लांट एज एनिमल्स। वो कह रहा है कि जिस तरह से ये एनिमल्स की तरह होते हैं इस तरह से ये प्लांट की तरह भी होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, इसकी बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और अगर इसकी बॉडी में क्लोरोफिल है तो जाहिर बात है ये अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मेरे ख्याल से तो आपको ये पढ़ने से ही समझ आ रही होंगी। अच्छा, तीसरा पॉइंट वो आपसे क्या कह रहा है, ये बेसिक स्टॉक है। बेसिक स्टॉक फ्रॉम विच इवॉल्व नॉट ओनली अदर काइंड ऑफ प्रोड्यूसर। ये वो बॉडी है, ये वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे ना सिर्फ मजीद नए प्रोड्यूस बने, बल्कि हम ये समझते हैं कि इससे हायर प्लांट्स, बड़े बड़े पौधे और बड़े बड़े जानवर भी बने। जबकि ऐसा मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं मानते, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट की थ्योरी है। अल्लाह ताला आपसे ये कहते हैं कि हमने हर ऑर्गेनिज्म को अलग तरीके से पैदा किया है, ठीक है। जबकि यहाँ ये कह रहे हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, फ्लैजिलेटा थे, उसके अंदर चेंजेस आई, वो कुछ और बन गया, और चेंजेस आई, कुछ और बन गया, फिर कुछ और चेंजेस आई, कुछ और बन गया। तो वो कह रहा है कि इसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, क्लास फ्लैजिलेटा से शुरू हुआ। तो इट्स वन ऑफ द बकवास पॉइंट। सो बेसिक स्टॉक है जिससे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लिखने, जिसमें ना सिर्फ प्रोटोजुआ थे बल्कि हायर एनिमल्स भी थे और हायर प्लांट्स भी थे। यहाँ पे हमारा क्लास फ्लैजिलेटा हो जाता है एंड। जी, थर्ड पॉइंट दोबारा समझा दें बेटा। थर्ड पॉइंट में मैंने आपसे कहा कि ये बेसिक स्टॉक है,
बेसिक स्टॉक का मतलब ये वो बेसिक सेल है जहां से नए नए ऑर्गेनिजम्स बनना शुरू हो गए, जहां से नए नए जानदार बनना शुरू हो गए। मींस फ्लैजेलेटा है ना ये, यूग्लिना और ट्राइपेनोसोमा, इसकी एग्जांपल यही पढ़ी है आपने। सो इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आई, और चेंजेस आने के बाद ये नई नई बॉडीज बनाना शुरू कर दी इन्होंने। ठीक है, तो वही आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले दुनिया के अंदर फ्लैजेलेट्स होते थे, फ्लैजेलेट्स के अंदर कुछ तब्दीलियां आई और वो कुछ और बन गए, नए नए प्रोटोजोआ बन गए, और तब्दीलियां आई, पौधे बन गए, और तब्दीलियां आई, जानवर बनना शुरू हो गए। तो वो कह रहे हैं ये सब जितनी भी डिवीजन है, जितनी भी स्टार्टिंग है, ये कहाँ से होना शुरू हुई है? ये होना शुरू हुई है आपके पास क्लास फ्लैजेलेटा से। अच्छा, सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट में मैंने आपको ये बताया है कि इनकी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होने का मतलब ये अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है नालाइक। उसके बाद आ जाइए क्लास सार्कोजेना के ऊपर। थोड़ा सा बहुत हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी बॉडी में क्या होते हैं, सिलेंडर लाइक, ब्लंट लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इसका मतलब बारीक 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 धागे होते हैं जिसकी वजह से ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसे हमने सूडोपोडिया का नाम दिया था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। जी बेटा, आपने बिल्कुल नहीं किया, शाबाश। ठीक है, तो अच्छा, अब ये मूवमेंट जो है ना सबसे पहले कहाँ पाई गई थी? अमीबा में पाई गई थी, इसलिए हम इसे एमीबॉइड लोकोमोशन या एमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि इनकी बॉडी में बारीक बारीक हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे एक्सटेंड ब्लंट और सिलेंडर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। इनकी बॉडी में बहुत बारीक बारीक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल से निकल रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म से निकल रहे होते हैं, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले ये डिस्कवर किसमें हुआ था? अमीबा में हुआ था, इसलिए हम इसे कहते हैं एमीबॉइड लोकोमोशन। ये 2 पॉइंट समझ आ गए। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं आपसे, देखिए इसके बीच में एक पॉइंट लिखा हुआ है, एंड देन द सेल कंटेंट फ्लोज इनटू। वो कह रहा है कि अगर बॉडी को आगे की तरफ जाना है ना, तो सेल का सारा मटेरियल आगे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब जब जाहिर बात है सेल की तरफ आगे की तरफ जब सारा का सारा मटेरियल हो जाएगा तो क्या होगा? सारा का सारा वजन सेल पे फ्रंट की तरफ हो गया, पीछे से सेल उठ जाएगा। ठीक है भाई, मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये एक सेकेंड, ये देखें डायग्राम। बेटा इसकी एग्जाम्पल अमीबा है, अमीबा। ठीक है, अच्छा ये देखें, फॉर एग्जाम्पल सेल को जाना है सीधा। ठीक है, सेल को जाना है बिल्कुल सीधा सीधा। सेल क्या कर रहा है? देखिए सेल अपना सारा का सारा मटेरियल उठाएगा, सारा का सारा मटेरियल उठाएगा। यहाँ देख रहे हैं, ये सारा का सारा मटेरियल यहाँ से उठा के सेल कहाँ शिफ्ट कर रहा है? आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि इसे आगे की तरफ मूव करना है। तो होता क्या है, सेल के अंदर जितना भी कंटेंट होता है, सेल को जहां पे जाना होता है सेल अपने आप को वहीं पे अरेंज कर लेता है। अगर इसे पीछे की तरफ जाना था तो सारा का सारा मटेरियल बह के पीछे की तरफ आ जाएगा और सेल पीछे की तरफ डोल जाएगा। अगर सेल को आगे की तरफ जाना है तो सेल के अंदर सारा का सारा मटेरियल आगे की तरफ जाएगा। अब सेल आगे की तरफ डोलेगा, जब सेल आगे की तरफ डोलेगा तो जहरी बात है मूवमेंट भी आगे की तरफ होगी। देखो यहाँ पे कह रहे हैं सेल आगे की तरफ गया, बिल्कुल इसी तरह से। ये देखें, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे आप देख रहे हो सेल आगे की तरफ जा रहा है। फिर ये देखो और मटेरियल आगे की तरफ गया, फिर ये देखो और मटेरियल आगे की तरफ गया। तो वो यही कह रहा है कि इसी तरह से सेल कंटिन्यू रखता है अपनी मूवमेंट को। बस आपने याद ये रखना है, देखें पेपर में तो आप ये लिख के आएंगे सिर्फ एमीबॉइड मूवमेंट। हाँ बेटा वही वाला, शाबाश, समझ गए आप। तो सेल उसी तरफ मूव करेगा, बिल्कुल सेल बिल्कुल उसी तरफ मूव करेगा जहां पे उसका साइटोप्लाज्म जाएगा। ठीक है बेटा इशाल, आपने जो कुछ कहना है आप चैट में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो आपसे यही कह रहे हैं कि बेटा सेल को जहां पे मूव करना है, अब सेल अपना सारा का सारा कंटेंट क्या करेगा? सेल अपना सारा का सारा कंटेंट वहां पे ले जाएगा, जिसकी वजह से सेल उसी तरफ डोलेगा। और जब सेल उसी तरफ डोलेगा तो क्या होगा? जब सेल उसी तरफ डोलेगा तो क्या होगा? सेल वहीं पे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। सर अगर सेल कहीं और मूव करेगा तो क्या होगा? बेटा अगर सेल पीछे की तरफ मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल
सेल अगर पीछे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, सारा का सारा कंटेंट जो है वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। तो डिपेंड करता है कि सेल कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा डिपेंड कर रहा है कि सेल जा कहाँ रहा है। यार एक सेकंड, इन्हें आंसर कर दूं जरा। ठीक है, अच्छा अब वापस आ जाते हैं। इस पॉइंट को मैं एक दफा और बता रहा हूँ, क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है यार। दे एक्सटेंड ब्लंट और सिलेंडर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, ठीक है, जिसे हम किसका नाम देते हैं, सूडोपोडिया का नाम देते हैं। और सेल कंटेंट कहाँ पे फ्लो कर जाता है, सूडोपोडियम के अंदर। अच्छा, अब जब सेल सारा का सारा सूडोपोडियम में फ्लो कर जाता है तो होता क्या है, सेल वहीं की तरफ डोलना शुरू हो जाता है और ऐसा बार बार होता है, रिट्रैक्ट रेपिडली। रिट्रैक्ट रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार होना। ठीक है, इस मूवमेंट को हम किसका नाम देते हैं, इस मूवमेंट को एमीबॉइड मूवमेंट का नाम देते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये किसमें डिस्कवर हुई थी, अमीबा में। यहाँ पे सार्कोडेना का मेन पॉइंट खत्म हो गया। सार्कोडेना के मजीद पॉइंट को भी देख लेते हैं। बेटा आप अपना कैमरा तो ऑफ कर दीजिए। ठीक है, वो कह रहा है सम पैरासाइट अमीबा, जिसकी एग्जांपल क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या कॉज करता है, ह्यूमन डायसेंट्री। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि वो क्या कॉज कर देता है, ह्यूमन डायसेंट्री। अच्छा, इसी तरह से आपको पता है ह्यूमन डायसेंट्री का ट्रीटमेंट, वो सब मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। वो आपसे कह रहा है मरीन शेल सार्कोडियंस। देखो इनके पास क्या होते हैं, इनके पास शेल्स होते हैं, इनके ऊपर ना एक कवर चढ़ा हुआ होता है। जो भी सार्कोडियंस होते हैं ना, जितने भी अमीबाज होते हैं, एंट अमीबा होते हैं, इनके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है। तो जैसे जैसे ये मरते रहते हैं, इनपे से वो कवर उतर के गिरता रहता है। ठीक है, जब इनपे से वो कवर उतर के गिरता रहता है तो वो क्या होता है, जमीन के नीचे वाली सतह पे, समंदर के नीचे वाली सतह पे जाके जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और वहां पे जाके बहुत सारी लेयर कॉज कर देता है। अब मैं आपसे ये दोबारा पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है मरीन शेल्ड सार्कोडियंस। ठीक है, मरीन शेल्ड सार्कोडियंस थ्रू जियोलॉजिकल टाइम। इसका मतलब, इसका मतलब मरीन शेल सार्कोडियंस जो है वो कदीम जमाने से डिपॉजिट करें, हैव डिपॉजिट बिलियंस ऑफ स्केलेटन। ठीक है, अपने स्केलेटन्स को जमीन में डिपॉजिट कर रहे हैं, और अब इतने ज्यादा डिपॉजिट हो चुके हैं कि अब वो लेयर बन चुकी है जमीन के ऊपर। ठीक है, कौन सी जमीन के ऊपर, जो समंदर के अंदर जो जमीन है। तो मैं पॉइंट को दोबारा बता रहा हूँ। तो बेटा अगर शाफी आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो फिर आप क्लास में क्यों आए, तो बायो की क्लास है ना। देखो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास जो मरीन शेल सार्कोडियंस हैं वो कदीम जमाने से अपने शेल्स को डिपॉजिट कर रहे हैं समंदर के नीचे वाली लेयर्स के अंदर, जिसकी वजह से समंदर के एक नीचे पूरी 3-4 लेयर्स बन चुकी हैं, और अब वहां से हम ऑयल वगैरह भी हासिल करते हैं। ठीक है, और अब हम उसे ओस कहते हैं। इसको थोड़ा सा नोट्स में भी देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बस एक दफा और रिपीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। मैंने आपको बताया सार्कोडियंस के ऊपर शेल होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो वो शेल टूट जाते हैं, टूटने के बाद समंदर के नीचे जाके बैठ जाते हैं। अब कदीम जमाने से जब ये काम हो रहा है, पता नहीं कितने सार्कोडियंस मर चुके हैं, कितने शेल जमीन में जाके धस चुके हैं, तो उन्होंने एक लेयर बना ली है। ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं कि ओस, जिसे हम कहते हैं ओज, OOZE, ओज। और अब हम उस ओज में से कुछ ऑयल्स भी निकालते हैं। ठीक है सर, जियोलॉजिकल टाइम का मतलब है कदीम जमाने से, बहुत पुराने अरसे से। ओज ओज ओस नहीं है, ओज है, OOZE, ओज। ठीक है, ओस का मतलब एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर जहां से हम कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट कर सकें। ठीक है, तो इन केमिकल, ये जो जमीन में जाके लेयर्स बन रही है ना, इन लेयर से हम ऑयल निकालते हैं। ठीक है, खैर ये भी हमने डिस्कस कर लिया। क्लास सिलेटा को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एंड कर देंगे, जाहिर है। ठीक है, क्लास सिलेटा में पहला पॉइंट तो आपको पता ही है कि इनके पास बेटा एक से ज्यादा तरह के न्यूक्लियस होते हैं। आपकी चैट्स, जी जी बेटा ग्लोबरिचेना हमने नाम के ऊपर रखा है। ठीक है,
मैं अगली क्लास में आपको इनकी मीनिंग्स भी लिखवा दूंगा कि रेडियोलैरिन और ग्लोबिजर्ना ओस क्या होती हैं। ठीक है। सो वो आपसे कह रहे हैं क्लास इलीटा क्या होते हैं। मैं आंसर कर रहा था किसी के आंसर का, तो क्वेश्चन का, प्रोटोजोआ के पास दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक को हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस और एक को हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि माइक्रो न्यूक्लियस क्या होता है और मैक्रो न्यूक्लियस क्या होता है। बेटा माइक्रो न्यूक्लियस का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियस। ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियस, और मैक्रो न्यूक्लियस का मतलब क्या है। मैक्रो न्यूक्लियस का मतलब है लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, जो आपके पास मैक्रो न्यूक्लियस होता है ना, जो आपके पास बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है, वो बॉडी में बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे मूवमेंट हो गई और बाकी सारी चीजें हो गई। ठीक है। अच्छा, और जो आपके पास छोटा वाला न्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल मैं चल रहा हूँ, तो चलना रिप्रोडक्शन नहीं है। मैं देख रहा हूँ, देखना रिप्रोडक्शन नहीं है। मैं सुन रहा हूँ, सुनना रिप्रोडक्शन नहीं है। मैं फील कर रहा हूँ, फील करना रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे काम कौन कर रहा होता है, ये सारे काम कर रहा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। बॉडी के अंदर, सीलिएट्स की बॉडी के अंदर जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है ना, वो ये सारे काम कर रहा होता है। और जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है वो क्या कर रहा होता है, वो रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। इसका मतलब वो एक बॉडी से दो बॉडीज बना रहा होता है, फिर दो से चार, फिर चार से आठ, वो इस तरह से करके आगे जा रहा होता है। तो बस मेरे ख्याल से इसे हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम इसे अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।